पंचायत चुनाव में जितने भी उम्मीदवार होते हैं कुछ बेसिक, कुछ सिंपल, सीधे साधे मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में उतरते हैं, जैसे रोड, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्कूल, पढ़ाई वगैरह। इस बार पंचायत चुनाव में लोगों के लिए क्या सबसे बड़ा मुद्दा है और चुनाव में इन मुद्दों पर यूपी के गांव का मूड क्या है? हमारे सर्वे में लोगों ने क्या कुछ कहा है, यह भी देख लीजिए। स्वास्थ्य और शिक्षा का, अगर स्वास्थ्य संबंधी अगर हमारे क्षेत्र में अगर समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन इन पे कोई भी प्रयास नहीं कर पा रहे हैं लोग। यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो भी टीम आ रही है, बाहरी टीम, यहाँ पे अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही है। और दूसरा रहेगा हमारा शिक्षा का, जैसे अभी भी बहुत से बच्चे हैं उनको शिक्षा नहीं मिल पा रही किसी कारणवश। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि पहले हमारे यहाँ पे स्वास्थ्य, इसके बाद हमारा जो गाँव में विकास है, सबसे मुद्दा ये रहेगा हमारे यहाँ। क्या कहना चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा स्वास्थ्य का है। स्वास्थ्य की अगर व्यवस्था है तो वहाँ स्टाफ नहीं है। हमारे जो गांव हैं उनमें जो बिजली के बिल आ रहे हैं वो बहुत बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं, सरकार उसका निस्तारण नहीं कर रही है, वो हमारे लिए मुद्दा है। जो यही स्थानीय मुद्दे हैं। भ्रष्टाचार है, ब्लॉकों पर हम लोग जाते हैं, प्रार्थना पत्र देते हैं, उसकी निस्तारण नहीं होते। जन सुनवाई पर डाली है, उसमें पोर्टल पे फर्जी आख्याएं लगाई जा रही हैं, अपात्रों को शौचालय और आवास दिए जा रहे हैं, हमारे लोग सूचियों में शामिल नहीं किए जा रहे हैं। यही सब हम लोगों के स्थानीय मुद्दे ही रहेंगे। पंचायत चुनाव में हमको मुद्दा यह रहेगा नाली खंजा कॉलोनी पूर्व प्रधान ने कोई ऐसे कार्य ग्राम सभा में नहीं कराए जिससे पब्लिक को संतुष्टि मिल सके। नालियों में कीचड़ भरा, पंचायत घर में भूसा भरा। हमारे गांव का जो मेन खरंजा है उसमें काफ़ी गड्ढे हैं, तो हम चाहते हैं कि वो जो आरसीसी से बन जाए। मेन मुद्दा तो हमारा यही रहेगा। और उसके बाद में जो साइड में जो खरंजे होते हैं वो भी बढ़िया इंटरलॉकिंग के होने चाहिए और गांव में कोई वाद विवाद भी नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य से संबंधित ये है कि हमारे गांव में ऑलरेडी जो है हॉस्पिटल बना हुआ है, बट उसमें कोई डॉक्टर नहीं आता, बंद पड़ा है। बस ये बढ़िया है, जानो चाहिए पानी पत्थर के क्या और भैया कार लेना। अपने गांव की तो एक पानी की निकासी की ज़्यादा प्रॉब्लम है, बीच गांव में पोखर है। नए प्रधान से यही मांगे हैं जी, जो रह गई हैं उनके उससे बजट से बाहर रहे, वो जो काम रह गया है वो होना चाहिए। जैसे बाईपास है और अंदर है, जो अंदर जब अंदर वाला बाईपास है, गांव के बाहर वाला बाईपास है, वो भी होना चाहिए। तो जिस तरह से राजेश हम पहले बात कर रहे थे कि गांवों की जो सुविधाएं हैं वो शहरों से बहुत ही अलग होती है। वहां पर लोगों को इस बात से भी फर्क पड़ता है क्योंकि वहां की जो नाली वाला सिस्टम है वो उनके दरवाजे के बाहर से ही बहती है। वो वहां पर गटर वाला सिस्टम नहीं है कि वो उनको दिखाई नहीं देता है कि नाली में क्या बह रहा है। उनको कचरा रोज दिखाई देता है, तो वो इस बात से बहुत ही अंदरूनी तरीके से जुड़े हुए होते हैं। उनको समस्या वो सड़क से भी होती है जिस पर वो साइकिल लेकर रोज जाते हैं, क्योंकि वो जो वहां के संपर्क मार्ग होते हैं उनमें बड़े बड़े पत्थर भी कई बार होते हैं जिससे उनको रोज दो चार होना पड़ता है। वहां पर स्कूल है जो कि बना हुआ है, अध्यापक नहीं है। अगर अध्यापक है तो वहां पर पढ़ने वाले छात्र नहीं है, और अगर दोनों है तो वहां पर किताबें नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है। इस तरह की तमाम समस्या राजेश वो आए दिन सामना करते हैं। तो जब ग्राम प्रधान उनके पास जाएगा तो ये मुद्दे भी अहम होते ही होते हैं। बिल्कुल, और इसमें कोई दो राय नहीं आलोक, क्योंकि हमने अभी जो लोगों की प्रतिक्रिया सुनी, जो हमारे सर्वे का हिस्सा है, क्योंकि हमने कोई ऐसा सर्वे नहीं किया जो गोपनीय है या फिर दस्तावेजों में या फिर हम लिख के लिए कि साहब 10% लोग ये कह रहे हैं 20 हो। हमने सीधा जो गांव के गरीब की, किसान की जो आवाज है वो दर्शकों तक पहुंचाई है और उनकी जो आवाज है वो आप तक पहुंची है। हम ये कह रहे हैं कि जो पंचायत चुनाव में जाहिर है उसमें खड़ंजे की दिक्कत है, रास्ते की दिक्कत है, उसमें नाली की दिक्कत है, कहीं किसी के गड्ढे हैं वो गड्ढे नहीं भर रहे, ये दिक्कतें हैं। स्कूल एक बड़ा मुद्दा आपने कहा। ये अब सवाल ये उठता है कि जब वोटिंग होगी क्या ये मुद्दे हावी रहने वाले हैं, या फिर जिस तरीके से अब राजनीतिक पार्टियों का भी इसमें अहम रोल है, जो वो मुद्दे भुना रहे हैं, क्या मतदाता ये भी सोचेगा कि साहब वो, या फिर वाकई उसे समझ है कि ग्राम प्रधान क्या करेगा, हमारे गांव में ये जो चुनाव हो रहा है उसमें क्या काम किया जा सकता है, क्या समस्याएं हैं। तो वो सारी चीजें यहाँ पे हैं, समझने की हम लगातार कोशिश करेंगे। एक वरिष्ठ पैनल हमारे साथ अब से कुछ देर में जुड़ेगा, उनसे ये समझेंगे कि आखिर अब ये जो मुद्दे हैं कि सड़क है, स्कूल है, स्वास्थ्य है, ये कितने हावी रहने वाले हैं, क्या ये मुद्दा बनेगा? बिल्कुल। और जो आसपास के कस्बे होते हैं वहां पर एक सरकारी अस्पताल होता है, लेकिन जब हम गांवों की बात कर रहे होते हैं तो गांवों में औषध की जो शालाएं हैं वो बहुत ही कम है। वहां पर शायद ही ऐसे बहुत कम गांव होंगे जहां पर कि प्रमाणिक डॉक्टर बैठते होंगे। शायद ही कोई ऐसा गांव होगा कि अगर रात में कोई बीमार पड़ जाए तो
कोई ऐसा संसाधन होगा, कोई ऐसा ट्रांसपोर्ट का सिस्टम होगा कि वो पास के नजदीकी अस्पताल में पहुंच पाए। या सुरक्षा की अगर हम बात करें, चौकियां बहुत दूर होती हैं और चौकियों में पहुंचने के बाद जो अशिक्षा का स्तर है उसका भी कई बार पुलिस वाले फायदा उठाते हैं, उनको बार बार घुमाते हैं, उनको उल्टा ये सिखा दिया जाता है, उनको ये समझा दिया जाता है कि देखिए अगर आप इस केस को लेकर थाने में आते हैं तो आपको इन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, तो गांव वाले वापस लौट जाते हैं। इस तरह की तमाम समस्याएं ग्राम पंचायतों के अंदर अक्सर देखने को मिलती हैं। तो पंचायत चुनाव का जो कलेवर है, जो रूप है, रंग है, वो पूरी तरह से अलग होता है विधानसभा चुनाव में। हां, इसको लिटमस टेस्ट हम जरूर बोल सकते हैं राजेश, कि यहां पर आजमाया जाएगा, देखा जाएगा। और जिस तरह से हमने अभी किसान आंदोलन की थोड़ी देर पहले बात की थी, किसान आंदोलन में भी विपक्षी पार्टियां एक चीज को अभी तक समझ नहीं पा रही हैं कि जो किसान बैठा हुआ है धरने पे, या जो प्रदर्शन कर रहा है, या जो ये बता रहा है कि हम सरकार के खिलाफ हैं, जब वो गांव लौटता है तो वो भी किसी पार्टी का सदस्य है, वो भी अपनी एक विचारधारा रखता है। कोई समाजवादी है, कोई वहां पर बहुजन समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करता है, तो कोई भाजपा का सपोर्टर है। तो पंचायत चुनाव में निश्चित रूप से इस एंगल के हिसाब से भी तैयारी करने की जरूरत है। और जो सुविधाएं हैं, चाहे वो सड़क की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, इन सब पर भी यहां पर बातचीत होती है। क्योंकि ग्राम प्रधान से पूछा जाता है कि हम आपको वोट अगर दे देंगे तो क्या आप खड़ंजा यहां पर बिछा पाएंगे क्या, या जो लिंक मार्ग है, जो वहां का संपर्क मार्ग है, आप वहां पे नजदीकी ब्लॉक होगा, आप उससे जोड़ पाएंगे क्या गांव को। इन तमाम मुद्दों पर भी बातचीत होती है राजेश। बिल्कुल। और कई ऐसी समस्याएं हैं जिसको लेके ग्रामीण बेहद परेशान रहते हैं। और ऑन कैमरा उन्होंने कहा भी कि कहीं सड़कें हैं, खड़ंजा नहीं है, कहीं पे पानी की निकासी नहीं हो रही, कहीं पे नालियां नहीं है, कहीं पे पानी जमा होने की समस्या रहती है, लोगों को आने जाने में दिक्कतें होती हैं। तो अब जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो क्या उनका हाल है और कितनी लोगों तक उसकी राहत पहुंच रही है, कैसे लोग उसको देख रहे हैं, ये मुद्दे कितने हावी होंगे, ये कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हम अभी लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब का जो पंचायत चुनाव होगा वो पहले के मुकाबले कितना अलग होगा, क्या वो मुद्दे होंगे जो इस चुनाव में हावी रहने वाले हैं, और क्या इन मुद्दों का असर जो है, इस चुनाव का असर जो है आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव भी आलोक क्या उसमें भी होगा, उसको हम आगे समझेंगे। लेकिन बड़ी बात यह कि सड़कों की खराब हालत को सुधारना पंचायत चुनाव का चूंकि बड़ा मुद्दा है, इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाएं, साफ सफाई पंचायत चुनाव का यह भी सबसे बड़ा एक अहम मुद्दा है कि जो ग्रामीण है उनको ये जरूरतें हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा व्यवस्था जो है, स्कूलों की हालत को लेकर भी जनता फैसला करेगी। तो गांव में बिजली आपूर्ति का मुद्दा भी काफी अहम रहने वाला है, बिजली की एक बड़ी समस्या होती है, वहां पे वो मुद्दा हावी रहेगा। चुनावी मुद्दे में साफ पानी का सवाल भी गांव के लोगों ने उठाया है। यानी हमने जो सर्वे किया आलोक, उसमें ये तमाम चीजें इस वक्त जो टेलीविजन स्क्रीन पे चल रही हैं, जो सवाल और जो बातें हैं वो बाकायदा खुद लोगों ने कही हैं कि साहब हमारी ये दिक्कतें हैं, इस मुद्दे पे हम वोट करेंगे, ये हमारी समस्या है। बिल्कुल। गली हैं, खरंजे हैं वगैरह, विद्यालय हैं, ये सब की देख रेख में उनमें अपना अच्छा काम करे और अपना अच्छा व्यक्तित्व गांव के अंदर रखे, काम वालों से अच्छी तरीके से सलूक से पेश आए, और बस यही चाहिए और क्या है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये होगा प्रत्याशी ईमानदार होना चाहिए और गांव में ईमानदारी से काम करना चाहिए। नाली, सड़क वगैरह ईमानदारी से विकास करें, काम करें। इस बार मुद्दा मेन किसानों का रहेगा, गरीबों का रहेगा, मजलूमों का रहेगा, विकास का मुद्दा रहेगा। सर ऐसा है कि हमारा जो देखेगा मजदूरी का मजदूर मिलना चाहिए, हर एक साधन होना चाहिए, अपना जो है बात दे दबा के नोट दे करके जो जिसको जिताते हैं तो वो अपना घर बहाते हैं। हमारे यहाँ नहर बहुत कम आती है, और यहाँ मजदूरी भी चाहिए, मनरेगा चलाए प्रधान तो सबको मजदूर मिले। महंगाई तो आसमान को छूती चली जा रही है और किसान का गेहूं रेट बिल्कुल नीचा चला जा रहा है। मैंने वैसे गेहूं का रेट बढ़ना चाहिए था। मुद्दे तो कई हैं, लेकिन सरकार को चाहिए कि हर चीज का ध्यान रखना चाहिए। उसको महंगाई है जो बहुत ऊंचे जा रही है, उसको नियंत्रण में रखना चाहिए। हर काम के गरीब के लिए गरीब का मिलना चाहिए, हर किसी का ध्यान रखना चाहिए, गृहिणियों का। एक तो यहाँ शिक्षा, अभी जैसे जूनियर हाई स्कूल है तो कम से कम यहाँ इंटरमीडिएट मतलब कॉलेज जो है यहाँ है, इसकी ओर जो है मतदाताओं का रुझान है कि यहाँ पे एक इंटर कॉलेज खुले। गांव की एक बहुत ही आवश्यक जरूरत है कि जो तालाब है गांव का, जो 12 महीना सूखा रहता है, इसको अगर नहर से जोड़ दिया जाए तो ये गांव का जल स्तर बढ़ जाएगा और पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। तो यहां पर यह बिल्कुल साफ हो चुका है कि
जो पंचायत चुनाव होने वाला है उसमें पंचायत चुनावों को लेकर जो तैयारियां हैं विपक्षी पार्टियों की या सत्ताधारी दल की, उसमें बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि सामने आने वाले हैं, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दों पर विमर्श नहीं होगा पंचायत के अंदर कि पेट्रोल कितना महंगा है, डीजल कितना महंगा है, क्योंकि उसमें ग्राम प्रधान का, जैसा कि सुनील जी ने भी अभी चर्चा के दौरान ये बहुत ही अच्छी बात एक इन्होंने बोली थी कि ग्राम प्रधान का इसमें क्या जोर है। अगर पेट्रोल महंगा है तो क्या वो उसको सस्ता करा सकता है क्या? अगर महंगाई है, अगर कहीं पर हाईवे का निर्माण हो रहा है या मान लीजिए अधिग्रहण हो रहा है, वहां पर मुआवजा मिलना, तो उसमें ग्राम प्रधान क्या कर लेगा? अगर इस तरह की कमियां हैं तो ग्राम प्रधान का इसमें कोई रोल है? हाँ, ग्राम प्रधान का रोल इसमें जरूर हो जाता है कि जो वहां पर गौशालाओं का निर्माण होना है उसमें उसकी क्या भूमिका है, गांव को नलकूपों के लिए बिजली कितने घंटे मिलने वाली है, इसमें ग्राम प्रधान की भूमिका जरूर अहम हो जाती है। जो संपर्क मार्ग है वो कितना मजबूत बनना चाहिए, वो कितने किलोमीटर का होना चाहिए, उसकी चौड़ाई क्या होनी चाहिए, वो बहुत ही अहम हो जाता है। और साथ ही जो हदबंदी है, चकबंदी है, इस तरह के जो तमाम मुद्दे हैं वो भी ग्राम प्रधान के बहुत ही नजदीक से जुड़े हुए मुद्दे हैं। जो पट्टे होने हैं, जो तमाम सीमांत ऐसे किसान होंगे, अगर वो चाहते हैं कि जो भूमिहीन किसान है अगर उनको पट्टे होने हैं, उसमें ग्राम प्रधान की भूमिका अहम होती है। और साथ ही जमीनी विवाद हैं जो उनको सुलझाया जाना भी बहुत जरूरी होता है, और जो स्कूलों की हालत है उनको सुधारना बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। तो इस तरह के मुद्दे अहम होने वाले हैं। बिल्कुल। और आलोक, गांव से चूंकि मुझे याद आया कि कई बार इस तरह की खबरें और तस्वीरें हम सबके सामने आती हैं जहां पे जो फसल है उसको आवारा पशु काफी नुकसान पहुंचा देते हैं। वो भी एक मुद्दा होता है कि साहब आप हमारी फसलों को बचाइए, कुछ कीजिए। तो कई चीजें हैं, लेकिन अब जो शिक्षा है, जो स्वास्थ्य है, जो बिजली है, जो खड़ंजे हैं, जो रास्ते हैं, वो मुद्दे कितने हावी रहेंगे, ये जरूर एक बड़ा सवाल है। समझने की हम कोशिश करेंगे। कुछ देर में एक वरिष्ठ पैनल हमारे साथ होगा और उनसे हम लगातार चर्चा कर ही रहे हैं। और प्राइम न्यूज की कोशिश रही है कि जमीनी हकीकत जो है वो लोगों तक पहुंचे, दर्शकों तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे। और बड़ी बात ये कि जो हमने सर्वे किया है उसमें कोई हवाई बात नहीं, उसमें कोई कागजी आंकड़ेबाजी नहीं है, उसमें जमीनी हकीकत है जो खुद सर्वे में शामिल लोग बता रहे हैं। बिल्कुल। और यहां पर हमारे साथ एक पैनल पूरा जुड़ा हुआ है, एक बार आपको उनसे रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय, प्रवक्ता कांग्रेस है, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। कपिल श्रीवास्तव, प्रवक्ता सपा है, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। हमारे साथ सुनील कौशिक हैं, पहले से जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से। संदीप चौधरी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संदीप जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, ये समझने की कोशिश ना तो सत्ता पक्ष अभी कर रहा है और ना ही विपक्ष कर रहा है कि जो ग्राम प्रधान के चुनाव में या पंचायत स्तर पर जो चुनाव होते हैं उसके मुद्दे राष्ट्रीय विमर्श के मुद्दों से बहुत अलग होते हैं। इनको सबसे पहले पहचानने की जरूरत है और उसके हिसाब से रणनीति बनाने की जरूरत है। जी बिल्कुल राजेश जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका। और आपको बता दूं, स्टेट के मुद्दों से, राष्ट्रीय मुद्दों से बिल्कुल अलग होते हैं गांव के मुद्दे। बहुत सारे हमारे भाई बहन ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि गांव के अंदर का एरिया जो ग्राम प्रधान डेवलप करता है, चाहे वो सड़क बनाने की बात हो, चाहे वो नाली बनाने की बात हो, चाहे वो सरकारी नल के माध्यम से या आजकल जो टंकी लगती है वो लगवाने के माध्यम से पानी देने की बात हो, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कुछ लोग कह देते हैं कि गांव में डिग्री कॉलेज होना चाहिए, गांव में डिग्री कॉलेज प्रधान नहीं बनवा सकता, गांव में इंटर कॉलेज प्रधान नहीं बनवा सकता। सभी गाँवों में आजकल प्राइमरी स्कूल है, वो भी सरकार की अपनी एक अलग पॉलिसी है। एजुकेशन के मामले में ग्राम प्रधान कोई प्राइमरी स्कूल दूसरा स्कूल के अंदर लेकर, गांव के अंदर लेकर नहीं आ सकता। तो हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या चीज है, कौन सी चीजें हैं। जिस तरीके से गांव में जो सरकारी जमीन होती है, उस सरकारी जमीन को जरूरतमंद लोगों को सरकार डिक्लेयर करती है कितने कितने बीघे के पट्टे या कितने कितने स्क्वायर मीटर के, स्क्वायर फीट के पट्टे उनको रहने के लिए या उनको खेती के लिए दे सकते हैं। उनके जो प्रस्ताव होते हैं वो प्रदान करके शासन को भेजता है, अपने ब्लॉक को भेजता है। तो इस तरीके की चीजें, सरकारी नल कहाँ पे लगना है, ब्लॉक में कौन से स्कीम आई है, कितने घर आए हैं ग्रामीण के लिए, गरीबों के लिए घरों की भी स्कीम आती है, लेकिन बाथरूम की भी स्कीम आती है, लैट्रिन बनवाना है, शौचालय जिसको बोलते हैं। तो ये चीजें हैं जो बेसिक जुड़ी हुई है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा ऐड आती है, जैसे एक राशन की दुकान आपने सुना होगा। राशन की दुकान ऐसी होती है जो प्रधान अपने हिसाब से अपने लोगों को दिलवाता है, फिर वो राशन लोगों में वितरण किया जाता है। तो हमें इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये चीजें के मुद्दे हैं, राज्य सरकार के मुद्दे हैं, जो केंद्र सरकार के मुद्दे वो अलग है, और प्रधान का जो कार्य क्षेत्र है वो बिल्कुल अलग है। ठीक है। कपिल श्रीवास्तव जी, आप लोग बतौर विपक्ष बड़े मुद्दे तमाम उठाते रहे हैं, सरकार को घेरते रहे हैं, लेकिन पंचायत चुनाव में जो जनता का मूड है, जो गांव का मूड है, क्या उसे भाप पा रहे हैं? देखिए, गांव हो या प्रदेश हो या देश हो,
जुड़े सभी इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, और सारे के सारे मुद्दे हर क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि ग्राम प्रधान का चुनाव है या पार्षद का चुनाव है या विधानसभा का चुनाव है या सांसदी का चुनाव है, उससे देश का कोई मतलब कोई व्यक्ति नहीं रखता है। ये बात जरूर है कि इसमें प्रधानता जरूर हो सकती है कि कौन जो इस समय प्रत्याशी बन रहा है, क्योंकि गांव समाज के ही लोग उसमें होते हैं, बहुत छोटे छोटे क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग होते हैं, वहीं के लोग उनको एक रूबरू के तरीके से जानते हैं, तो उसमें उनका अपना व्यक्तित्व भी काम आता है। और इसमें कहीं दो राय नहीं है कि जो प्रधान के लेवल की सरकारें जो पंचायत लेवल पे काम कराए जाते हैं, वो अगर वर्तमान समय का प्रधान ने अच्छा किया है तो निश्चित रूप से जनता जो है उसको अपने पलकों पर बैठाती है, बिल्कुल पलकों पर बैठाती है। और लेकिन एक बात सीधी बात ये भी है कि कहीं ना कहीं जो प्रदेश सरकार, जो वर्तमान की सरकार है, हमारी केंद्र की सरकार है, और उसके जो महंगाई के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं या अन्य मुद्दे भी हैं जो बेरोजगारी से जुड़े हुए, तो वो आप समझिए कि प्रभाव रखते हैं। ये आप नहीं कह सकते कि इस चुनाव में ये एकदम प्रभाव नहीं रखेंगे। अगर क्या गांव के अंदर किसान नहीं रहता, किसान के साथ जो बर्बरता चल रही, क्या किसान नहीं देख रहा? अगर पेट्रोल महंगा हो रहा है, डीजल महंगा हो रहा है, राजेश भाई आप एक बात बताइए कि डीजल 2014 में उस पर जो है वो 4 रुपए के करीब में जो है उस पर टैक्स लगता था, जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क था। इस समय 31 रुपए लग रहा है और आप 85 रुपए डीजल उत्तर प्रदेश के अंदर ले रहे हैं, तो क्या किसान नहीं पूछेगा कि भैया ये क्या खेल चल रहा है लूट का, जो हमको आपने लूट लिया 500 रुपए की सम्मान। लेकिन क्या वो पंचायत चुनाव में पूछेगा? कपिश जी देखिए, ये मुद्दे हैं, मैं खुद कह रहा हूं महंगा हो रहा है पेट्रोल डीजल, हम भी खरीदते हैं, हमें मालूम है। हम ये कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, लोगों की प्रतिक्रियाएं उस पर अलग अलग आती हैं, कोई उसमें पक्ष में है, कोई विपक्ष में है। मैं ये कह रहा हूं क्या पंचायत चुनाव में ये मुद्दे हावी रहेंगे कि साहब पेट्रोल महंगा हो गया, या फिर गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए, या फिर कानून व्यवस्था जो है? बिल्कुल, ये सारे आप इसको इंटरलिंक समझें, आप ये अलग कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि क्या वो व्यक्ति उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं रह रहा, क्या वो व्यक्ति उस गांव के अंदर नहीं रह रहा, क्या वहां पे केंद्र सरकार की नीतियां नहीं लागू होती हैं, क्या वहां विधानसभा उत्तर प्रदेश का बजट लागू नहीं होता है, क्या उनके लिए सरकार ने क्या वो देखता नहीं है? और वर्तमान समय में महंगाई क्या है, हमारा किसान और हमारे गांव के लोग तो सबसे ज्यादा इसी बात से प्रभावित होते हैं कि किसके समय में आलू महंगा हो गया, किसके समय में प्याज महंगा हो गया, किसके समय में लहसुन महंगा हो गया, किसके समय में तेल महंगा हो गया। मुझे लगता है सुशील जी इसको बेहतर समझा पाएंगे वो सारी चीजों। एक बार हम पहले नितिन जी के पास चलेंगे राजेश, क्योंकि वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। ठीक है, नितिन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक सेकंड के लिए, जी बोले कभी। जब आप किसी लोगों के साथ जाएंगे, जब आप चुनाव चिन्ह लेकर के जाएंगे और आपका चुनाव चिन्ह वाला प्रत्याशी होगा, तो वो सारी चीजें भी मायने रखेंगी। ठीक है, नितिन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। नितिन जी, सबसे पहले आपसे हम ये पूछना चाहेंगे, जिस तरह से कपिश जी बोल रहे हैं कि जो राष्ट्रीय विमर्श के मुद्दे होंगे वो भी अहम भूमिका निभाने वाले हैं। महंगाई को लेकर आप पर बहुत ही सीधा प्रहार विपक्ष इस समय हर जगह कर रहा है। आप किसी भी राज्य में आप चले जाइए, महंगाई को लेकर विपक्ष मुखर है। आपको नहीं लगता है कि पंचायत चुनाव में इससे आपको नुकसान हो सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जन की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को जन ने वोट दिया है। पूरे देश में, पूरे विश्व की एक नंबर 1 पार्टी बनाने का अगर योगदान किसी को जाता है तो भारतीय जनता को जाता है। भारत की जनता ने अगर वोट दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया होगा। रही बात मुद्दों की, जो ये बता रहे हैं, इनके पास तो कोई मुद्दे ही नहीं है। विपक्षी पार्टियों के पास मुद्दे तो खत्म हो चुके हैं, मुद्दे ही हैं। इन लोगों के पास विरोध करने के लिए कुछ नहीं है, तो ये अनबन बयानबाजी करते रहते हैं और अपने स्तर पे जहाँ इनका दिमाग चलता है उसी दिमाग के तहत ये काम करते रहते हैं। क्योंकि जब ये सरकार और सत्ता में रहे तो इनको काम करने का जब मौका मिला था तो ये कुछ और काम कर रहे थे, ये कहीं और दिमाग लगाए हुए बैठे थे। अब जब दिमाग लगाने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्र सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में जो योगदान और देश की जनता के लिए जो काम करके दिखाए हैं, प्रत्येक व्यक्ति को खातों में पैसे देने का काम किया है, प्रत्येक व्यक्ति को उज्ज्वला गैस योजना के तहत जो कनेक्शन दिया है, बैंक अकाउंट, उजाला योजना भी है आपकी, किसान के लिए राशि दी है, बेरोजगारों के लिए भारत सरकार राशि दे रही है, उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है। कई सारी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको चलाया जा रहा है और उसका लाभ प्रत्येक व्यक्ति को डायरेक्ट 100% मिल रहा है। पहले की सरकारों में
10% लाभ मिल पाता था, नीचे तक गिरता था, बाकी 90% हिस्सों में बढ़ जाता था। तो उन सबको देखते हुए ये सब बौखलाए हुए हैं। इन लोगों के पास कोई मुद्दे ही नहीं है, मुद्देहीन सरकार है, मुद्दे विपक्ष है, विहीन है, इन लोगों पर कुछ है ही नहीं। ठीक है नितिन जी, हमारे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय हैं कांग्रेस से। पंचायत चुनाव की क्या बात आती है, ग्राम प्रधानी का चुनाव निचले स्तर का चुनाव है, एक देश की सबसे निचली पंचायत का है, जहाँ पर प्रत्येक कार्यकर्ता एक सपना सजोए बैठा होता है, और ये बात कर रहे हैं कि ठीक है उसमें सरकार पे फर्क पड़ेगा। ठीक है हमारे साथ, ठीक है अजय जी हैं हमारे साथ कांग्रेस से। अजय जी, जिस तरह से अभी इन्होंने अपनी बात रखी, इनकी बातों से तो ऐसा ही लग रहा है कि इन्होंने राजीव गांधी का बहुत पुराना सपना पूरा कर दिया है कि जो वो शिकायत करते थे कि पूरा पैसा नहीं पहुंच रहा है, और इनका दावा है कि हम तो पूरा पैसा पहुंचा रहे, तो चाहे कोई भी चुनाव, पंचायत चुनाव भी होगा तो भी हम ही जीतेंगे। आलोक जी, पहले तो मैं आपके माध्यम से इस पूरे चैनल को और आपकी टीम को और दर्शकों को भी धन्यवाद दूंगा कि इतना अच्छा टॉपिक आपने ग्रामीण विकास के मुद्दों पर और वो भी पंचायती राज के मुद्दों पर एक राष्ट्रीय चैनल होने के बावजूद आप इस चर्चा को करा रहे हैं। ये वाकई आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं जी। जहां तक बात नितिन जी की है, निश्चित तौर पे भाजपा के वो पक्ष को रख रहे हैं तो अपनी बात ही रखेंगे, वो कांग्रेस के विकास की बात तो करेंगे नहीं, ना पेट्रोल में बढ़े हुए दाम के विकास की बात करेंगे, न उत्तर प्रदेश में जो महंगाई का मार लोग झेल रहा है उसकी बात करेंगे, न बेरोजगारी से लोग तंग है उसकी बात करेंगे, और न ही जिस तरह से बेटियों पर अपराध हो रहा है उस पर चर्चा करेंगे। ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश के लोग अभी जिस परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, ये पंचायती राज का चुनाव भी एक अपने आप में अहम मुद्दा रहेगा। आपके सारे पैनलिस्ट लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं। पंचायती राज का जो उद्देश्य था महात्मा गांधी के सपनों का भारत बनाना, जिसमें स्वच्छ ग्रामीण विकास की योजनाएं पैदा हो और गांव से ही उस विकास की परिकल्पना पूरे देश में जाए, गांव विकसित होगा, मजबूत होगा तो देश विकसित होगा। लेकिन दुर्भाग्य से जिस आधार पर हमें काम करना चाहिए था, संभवतः पिछली सरकारों ने भी और अभी की सरकारों ने भी वो करने में वो बात नहीं रखी है उत्तर प्रदेश में। यदि ऐसा हुआ होता तो गांव जो है अपने आप में स्वर्ग के रूप में जाता, इस तरह की ये परिकल्पना है। कई राज्यों में हुए भी हैं और कई जगह भी नहीं है। उत्तर प्रदेश की बात चूंकि ये चर्चा का केंद्र है, निर्मल भारत अभियान के तहत सरकारें बहुत सारी बातें कर रही हैं उत्तर प्रदेश की। राजीव गांधी पंचायती सशक्तिकरण अभियान के तहत मैं देख रहा हूँ कि पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण की बात कर रही है। राज्य सरकार द्वारा पूर्व में कई कदम उठाए गए थे, उस पर कई जगह प्रतिबंध लगाए गए हैं। जिन बातों को करना चाहिए था राज्य सरकार को, उससे वो भटक करके मुद्दों को डाइवर्ट कर दी है। क्योंकि गांव के विकास में आर्थिक उन्नति के साथ साथ लोगों में सद्भाव और प्रेम कैसे बढ़े, ये भी एक मुद्दा है। ठीक है। लेकिन दिक्कत दुख क्या है, यहाँ बंटवारे की राजनीति में सारे मुद्दे भूल करके लोग जो है ये कहीं ना कहीं चुनाव में भी उसका असर अप्रत्यक्ष तौर पे पड़ेगा। चलिए मैं दोबारा आता हूँ। सुनील जी, देखिए आपने कपीश जी को भी सुना, अजय जी को भी सुना, संदीप को भी सुना, और संदीप जी ने भी वही बात की जो आप बात कर रहे थे। लेकिन दोनों राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता अभी भी, क्या आपको लगता है कि जो जमीनी मुद्दा पंचायत चुनाव का है उसको भांप पाए हैं, या फिर जो मुद्दे गिनवाए जा रहे हैं उसको आधार बना के इस चुनाव में जाया जाएगा? देखो, इस बार का इलेक्शन पिछले इलेक्शनों की अपेक्षा थोड़ा अलग होगा, क्योंकि अब तक पंचायतों के चुनाव में राजनीतिक दलों की जो भूमिका रहती थी वो बिल्कुल पीछे के पर्दे से रहती थी, रात के अंधेरे की रहती थी, फोनों की रहती थी कि फोन पे किस तरीके से चर्चाएं होती हैं, किस तरीके से बात की जाती है, किसको वोट देना है। लेकिन इस बार यदि राजनीतिक दल अपने चुनाव चिन्हों पर इलेक्शन लड़ेंगे तो थोड़ी सी अहम भूमिका उनकी रहेगी राजनीतिक दलों की, क्योंकि अब तक जो मैंने देखा है इलेक्शनों में कि जो सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं या विधानसभा के चुनाव लड़ रहे हैं, वो लोग डायरेक्टली ग्राम प्रधानी के इलेक्शन में नहीं कूदते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी अब अहम भूमिका रह जाएगी। दूसरी बात, ग्राम प्रधानी के इलेक्शन में राष्ट्रीय मुद्दे और राजनीतिक मुद्दे या प्रदेश के मुद्दे मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा हावी रहते हैं, जो अब तक मेरा अनुभव कहता है। क्योंकि वहाँ बीडीसी मेंबर भी चुनाव लड़ता है, जिला पंचायत सदस्य भी चुनाव लड़ता है, वो किस समुदाय से संबंध रखता है, कौन किसके साथ चलेगा, वोटर वो लोग लगभग वही होते हैं। तो जिला पंचायत का चुनाव किसी जाति का है, ग्राम प्रधान का प्रत्याशी किसी और जाति का है, वो उसके साथ चला जाएगा तो वहाँ वोट कट जाएगा, बीडीसी मेंबर उसके साथ चला जाएगा तो वहां स्थिति हो जाएगी। ये थोड़ी छोटी चीजें रहती हैं। और पिछला मैं एक वाक्य आपको बता रहा हूँ ग्राम प्रधानी के चुनाव में कि मेरे गांव में ही चुनाव था तो मुझे वहां जाना पड़ा 2015 में।
तो एक समुदाय के व्यक्ति खड़े हुए थे तो वो उनको वोट नहीं कर रहे थे। तो जब मैंने बुला के उनसे बात की तो ये बड़ा मुझे हंसी आई। उन्होंने ये कहा कि 40 साल पहले जब इनके दादा चुनाव जीते थे तो इन्होंने मेरा चबूतरा कटवा दिया था, तो हम जीते जी तो हम इनको ग्राम प्रधान नहीं बनने देंगे। तो ये ऐसी जो बातें हैं वहां निकल, बहुत सारी बातें हैं वो नहीं कह सकता मैं, लेकिन ऐसी बातें आई जो हम लोगों को हंसी आती है, लेकिन वो उनके जहन में उतर चुकी, सम्मान के साथ उनके जुड़ा हुआ है। इनकी नाली ऐसे इन्होंने निकलवा दिया, इस तरीके से इन्होंने हमारे चबूतरे कटवा दिए। अब लाइटिंग वाला आया कि इन्होंने हमारे यहाँ लाइट का जो लट्ठा होता है वो ऐसी जगह गड़वा दिया जहाँ हमारी गाड़ी नहीं निकल सकती है। तो छोटे छोटे ऐसे मुद्दे होते हैं कि पानी की टंकी वहां लगी है तो हमारे यहाँ पाइपलाइन नहीं आई। बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं वहां होती हैं। लेकिन इस बार इलेक्शन मुझे लगता है कि राजनीतिक पार्टियां चुनाव चिन्हों पर लड़ेंगी तो थोड़ा सा अलग हटके होगा। और इस बात को मैं फिर दोबारा कह रहा हूं कि यदि राजनीतिक संगठन के लोग ये कह रहे हैं कि यदि कोई गठबंधन विधानसभा चुनाव में बनता है, आप पार्टी AIM, IIM, भागीदारी संकल्प मोर्चा में लगभग 9 या 10 संगठन आ गए हैं। यदि ये अभी कह रहे हैं कि पंचायत चुनाव के बाद जैसी अहम भूमिका राजनीतिक दलों की निकल के आएगी विधानसभा में, वही भागीदारी उसी हिसाब से रखेंगे। तो ये थोड़ा सा एक अलग हटके चुनाव होगा इस बार। ठीक है नितिन जी, जिस तरह से इन्होंने एक आकलन किया कि वहां की राजनीति अलग है, हमने भी तमाम लोगों के पास अपने कैमरे को पहुंचाया, उन्होंने कैमरे पर बयान भी दिए और अपनी पीड़ा भी साझा की है कि विद्यालय हैं लेकिन वहां पर ठीक से पढ़ाई नहीं होती है, सड़क के नाम पर सिर्फ और सिर्फ वहां पर पत्थर पड़े हुए हैं, जो हैंडपंप लगा हुआ है पता चला हैंडपंप के आसपास इतना पानी भरा हुआ है कि आप उसके पास ही नहीं जा सकते हैं। आप उससे जाकर पानी कैसे भरेंगे? क्या इन मुद्दों पर आपकी पैनी नजर है ग्राम पंचायत के स्तर पर? देखिए, हर मुद्दे पर सरकार की नजर है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की नजर है। और मुद्दे अगर सरकार की जिम्मेदारी है तो जिम्मेदारी जनता की भी है, जिम्मेदारी व्यक्ति विशेष की भी है, आपकी भी है, हमारी भी है। बिल्कुल। अगर सरकार, हम उम्मीद सरकार से करते हैं तो हमको स्वयं भी सुधरना पड़ेगा। क्या अगर शिक्षकों की बात करें तो क्या शिक्षक हम और आप लोगों में से नहीं, कहीं अलग से थोड़ी आए जाते हैं। शिक्षक यही के हैं, सरकारी कर्मचारी यही के हैं। अगर सरकार सख्त कार्रवाई कर देती है तो कहा जाता है कि उसके साथ गलत कर दिया, उसके साथ ये हो गया। तो वो तो इन सब चीजों की भी जिम्मेदारी हमारी और स्वयं की, समाज जनता के प्रतिनिधि की, समाज की, व्यक्ति विशेष की है। कोई सरकारों की या कोई भारतीय जनता पार्टी की या कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है। आज जब सरकारें रही हैं तो इन पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि जब भी सरकार में हो कोई अगर गलत काम करता है तो उसका विरोध किया जाए। असलियत में अगर गलत काम है तो विरोध किया जाए। सही बात का भी विरोध यहाँ बहुत ज्यादा होता है। तो उसमें हम लोग श्रृंखला में हम सही काम का विरोध करना भूल जाते हैं, गलत काम पे ही लगे रहते हैं। और पार्टियों का, राजनीतिक दलों, सरकारों का विरोध करने से कभी भी कुछ नहीं होने वाला है, ये सब जानते हैं। सिर्फ अगर गलत काम का और गलत नियत का, गलत चीज का विरोध किया जाए तो भारत विश्व गुरु भी बन सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है। और चीजों में भारत पीछे है। भारत सरकार और भारत के अंदर एक्सपोर्ट लेवल पे कितना डेवलप हुआ है और चीजों में कितना धीरे धीरे डेवलप कर रहा है, भारत ग्रो कर रहा है। इंडिया एक वेरी फास्ट ग्रोइंग कंट्री है अक्रॉस द वर्ल्ड। अगर आप काम करेंगे तो भारत पूरे विश्व में नंबर 1 और एक ऐसा ऐतिहासिक मुकाम हासिल करके दिखा सकता है जो कि हम लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोची है चीजें। ठीक है संदीप, पंचायत चुनाव की, जहाँ तक पंचायत चुनाव की बात है, ग्राम प्रधान के लिए बहुत चुनौतियां होती हैं। सकल का चुनाव होता है, आपस में ही, परिवारों में ही जंग छिड़ जाती है। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण ये जंग जो है जानी दुश्मन भी बन जाते हैं, खास परिवार के लोग भी जानी दुश्मन बन जाते हैं। तो इसे बहुत महत्वपूर्ण तरीके से और बहुत गोपनीय तरीके से और ठीक है सर, संवेदनशील तरीके से चुनाव को लड़ना चाहिए। चलिए मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। संदीप, आपसे मैं ये समझना चाहूंगा इस बार का चुनाव कितना अलग होगा, और वाकई अगर राजनीतिक पार्टियों के चिन्ह पे चुनाव होगा तो जैसा कि कहा जा रहा है और वाकई इस बार थोड़ा अलग होगा, तो क्या वाकई जो मुद्दे बुनियादी रहे हैं या फिर उससे ऊपर विपक्ष जिन मुद्दों पे सरकार को घेरता रहा है वही मुद्दे इस चुनाव में भी हावी रहेंगे? देखिए राजेश जी, आपके पैनल में काफी सीनियर लोग बैठे हैं, मेरे दोस्त सुनील कौशिक जी बैठे हैं और कई लोग हैं जिन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। मैं बताना चाहता हूँ आपको 2 चीजें हैं। एक तो चुनाव इस बार का कैसा रहने वाला है, दूसरे चुनाव किन मुद्दों पर होता है गांव का, जो ग्राम पंचायत का चुनाव होता है। क्योंकि मेरे चाचा गांव में प्रधान है और हम जानते हैं गांव की क्या पृष्ठभूमि है। गांव में आपको बता दूं कुछ जगह बटा होता है गांव, कोई गांव
2 परिवारों के बीच बटा होता है या 3 परिवारों के बीच बटा होता है। कुछ गांव धर्म की बेस से बटे होते हैं, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम के इश्यूज होते हैं, कुछ दलित और स्वर्ण में बटे होते हैं। तो हर जगह एक बंटवारा होता है गाँव में। ऐसे में क्या होता है, अगर 2 परिवार हैं तो आप देखिए ज्यादातर जो गांव है उनका जो वोट बैंक रहता है वो 1000 वोट से 2000 वोट तक का रहता है। अगर एक परिवार में 50-100 लोग भी हैं तो आप ये देखिए उन 50-100 लोगों का जो कनेक्शन गांव में होता है, कौन किससे प्रभावित होता है, कैसी बैकग्राउंड से कैंडिडेट आता है, वो परिवार कितना समर्थ है, कितना मजबूत है, तो ये सब चीजें मैटर करती हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने इस बार पंजाब का चुनाव देखा है, अगर चीजें राजनीति यहाँ पे घुस गई, पार्टी बेस्ड चुनाव हो गया, सिंबल्स पे चुनाव हो गया, तो मैं ये मानता हूँ कि जो किसान का और किसानों का जो विरोध है, किसान मजदूर का विरोध है, ये गाँवों से निकला हुआ विरोध है जो दिल्ली के चारों तरफ आप देख रहे हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है उनके लिए मुश्किल आ सकती है। वही चीजें हमने पंजाब में देखी है। तो चीजें डिपेंड करती हैं किस तरीके का चुनाव रहने वाला है। बाकी अभी तक जो गांवों के चुनाव हुए वो कैंडिडेट के बेस पर चुनाव हुए, उसके पारिवारिक बैकग्राउंड पर चुनाव हुए, उसके करैक्टर पर चुनाव हुए। ये देखा गया कि ये लोग नाली का पानी निकलवाएंगे, मेरे यहाँ नाली बनवाएंगे, मेरे यहाँ खड़ंजा लगवाएंगे, मेरे यहाँ लगेगा। ठीक है संदीप जी, ठीक है, इस चीजों को लेकर के ठीक है। तमाम लोगों से और भी हमने बात की है, एक बार हम आपको उसके बारे में भी यहाँ पर बता देते हैं कि इस बार पंचायत चुनाव को विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। तो एक सवाल यह भी है कि पंचायत चुनाव का असर यूपी में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, और पड़ेगा तो कितना पड़ेगा। इस सवाल पर जवाब लेने से और इस सवाल पर चर्चा करने से पहले भी एक बार आपको दिखा देते हैं कि इस पर गांव का मूड क्या है। अगर ग्राम विधायक लोग या सांसद लोग, जनप्रतिनिधि लोग अगर गांव में पार्टी बंदी करके एक आदमी को अगर सपोर्ट करेंगे तो उसका उल्टा असर होता है। अगर वो किसी को भी सपोर्ट नहीं करेंगे तो उसका कोई असर नहीं होगा, कोई उसका गलत असर नहीं जाएगा। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जनता के साथ। मतलब बीजेपी की सरकार जो भी हुई है, जो योजना हुआ है, आई है, वो सब जनता को प्राप्त मिलती है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जनता खुश है। यस हमेशा पड़ेगा इसमें। जैसे हर निचले स्तर से मुद्दा ये उठ के जाएगा वहाँ तक, यही सब ले जाएंगे विधानसभा तक। देखिए, पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में 1 वर्ष का समय है। पंचायत चुनाव को आप आधार कह सकते हैं, लेकिन ये पंचायत चुनाव स्थानीय चुनाव होते हैं और इनके मुद्दे उम्मीदवारों के व्यक्तिगत जनता के बीच में सुख दुख में शामिल रहना या बहुत से स्थानीय मुद्दे होते हैं। जबकि विधानसभा के चुनाव वो प्रांतीय स्तर के मुद्दों के ऊपर लड़े जाते हैं, सरकारों की नीतियों के ऊपर, सरकारों के जो क्रियाकलाप रहे हैं, कानून व्यवस्था हो, जो भी चीज़ें हों, उनके ऊपर लड़े जाते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसका बहुत गहरा असर कोई विधानसभा के चुनाव पे पड़ने वाला है। अब ये मान लो इनको 300-400 सीटें मिली थी, इस बार वो 200 में रह जाएगी बीजेपी। पंचायत चुनाव पर प्रभाव कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहली सरकार है जो किसान सम्मान निधि दे रही किसानों को। आज तक किसी सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। विधानसभा चुनाव में जनता इतना बौखला गई है कि इसका काफ़ी असर पड़ेगा। का चुनाव पे बहुत सारा असर पड़ेगा, क्योंकि हर आदमी जो है किसान से जुड़ा हुआ है और किसानी पर ही निर्भर है ज़्यादातर। नहीं, कोई नहीं। सब जानते हैं कि कौन आदमी कैसे है कैसे नहीं। अब सब ज्ञान के ऊपर कोई शिक्षा, सब चट्टू लोग हैं, जनता पार्टी चट्टू लोग हैं, सब लोग इधर उधर जाते हैं और क्या कोई दिक्कत हम लोग को नहीं है। तो ये प्रतिक्रियाएं हैं जो सर्वे में लोगों ने खुद प्राइम न्यूज के कैमरे पे कही, और जो हमने सर्वे कराया उसी के आधार पे अब हम मूड भांपने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर पंचायत चुनाव में क्या होने वाला है, कौन से मुद्दे हैं जो हावी रहने वाले हैं। वरिष्ठ पैनल एक लगातार हमारे साथ बना हुआ है। कपीश जी, मैं आपके पास आऊंगा। आपको लगता है गांव का जो मूड होगा, जो गांव की सरकार होगी, जो परिणाम होगा, उसका असर विधानसभा चुनाव 2022 में भी देखने को मिलेगा? इस बार देखने को मिल सकता है। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि जब पार्टियां अपने सिंबल पे प्रधान का चुनाव लड़ाएगी, बीडीसी का चुनाव लड़ाएगी, उसका जिला पंचायत अध्यक्ष होगा, तो वो सारी चीजें प्रभाव डालेंगी, विधानसभा पे भी डालेंगी। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि डायरेक्ट डालेंगी, वो भी इनडायरेक्ट ही प्रभाव होता है। क्योंकि देखिए, आप ये कहें कि विधानसभा का जो प्रभाव है वो सांसदीय इलेक्शन पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, या नगर निकाय चुनाव का होता है उसका पड़ेगा कि नहीं, सब अपने अपने अलग असर के साथ होते हैं, लेकिन इंटरलिंक्ड सब होते हैं। इसलिए थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा, लेकिन वो प्रभाव कितना भारी पड़ जाएगा थोड़ा बहुत भी,
ये वक्त बताएगा। लेकिन अगर ये कहें कि ये चीज विधानसभा पे टोटल प्रभाव डालेगा, ये एकदम गलत होगा। अगर ये कह दें कि नहीं एकदम नहीं डालेगा तो ये भी गलत होगा, क्योंकि अब सिंबल पे लोग चुनाव लड़ेंगे। और देखिए अभी आपका मैं ये रिपोर्टिंग देख रहा था, जिनसे आपने व्यू लिया इससे पता चल गया कि कौन किस पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है और कैसे क्या बातें रख रहा है। लेकिन हकीकत यही है कि जो वास्तव में लोग मूल लोग हैं, जो कि किसी पार्टी से प्रभावित नहीं है, कामों से प्रभावित होते हैं, चाहे साफ सफाई को लेकर के, चाहे पाइप गड़वाने को लेकर के, चाहे लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के, चाहे सड़क बनवाने के नाम पर लेके, या किसानों के साथ जो चीजें हो रही है, जिस तरह से घटना घटित हो रही है, तो उन सारी चीजों से वो प्रभावित होते हैं। वो चीज भी अब देखेंगे, क्योंकि सिंबल है, इस वजह से देखेंगे। जी, तो जिस तरह से कपिल जी ने यहाँ पर बताया कि इसका असर पड़ेगा, लेकिन कितना पड़ेगा भी ये साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता है। अजय जी, मैं आपके पास आऊंगा। लगातार आपकी पार्टी को लेकर जो सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है वो यही होता है कि क्या बूथ स्तर पर आपकी तैयारी है? आपको नहीं लगता है कि पंचायत चुनाव ये सबसे बेहतर मौका है कि आप अपनी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को आजमा लें कि बूथ स्तर पर कितनी तैयारी है? नहीं, पार्टी अपने हिसाब से ध्यान भी दे रही है। और क्योंकि ये ग्रामीण चुनाव होगा, ग्रामीण स्तर पर चुनाव होगा, तो इसमें बूथ की भी जो परिस्थितियां हैं उस पर हमारे बूथ कार्यक्रम भी चल रहे हैं हर जगह। हमारे जो पार्टी के काडर हैं, नेता हैं, वो लोग अपने अपने हिसाब से जिला और ब्लॉक और पंचायत लेवल पर कर भी रहे हैं। लेकिन जहां तक बात पार्टी के स्तर पर चुनाव की है, तो निश्चित तौर पे उसके बहुत सारे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन होते हैं चुनाव के समय में। स्थानीय चुनाव है, स्थानीय चुनाव को कहीं ना कहीं हम स्थानीय मुद्दों पर ही लेकर चलते हैं, और राष्ट्रीय और प्रादेशिक मुद्दे थोड़े कम इस पे हो जाएंगे। लेकिन चूंकि प्रदेश में जिसकी सरकार है, सरकार का अपना एक प्रभाव और अपनी एक रणनीति होगी कि किस तरह से पंचायती राज चुनाव के अंदर जो चूंकि स्थानीय प्रशासन होता है वो कहीं ना कहीं उसके अधीन काम करता है। तो ठीक है कि राज्य स्तर पर चुनाव आयोग भी है और ये इसका इंडिपेंडेंट बॉडी भी बना हुआ है, लेकिन फिर भी अप्रत्यक्ष तौर पे चुनाव का पंचायत का इसका असर रहता है। दूसरी बात, साथ में 2 सेकंड में सिर्फ लूंगा। दूसरी बात, विधानसभा के चुनाव को लेकर के जो आप इसके आकलन कर रहे हैं, आपके जो सर्वे टीम गई होगी वो भी देखी होगी कि जो स्थानीय मुद्दे हैं वो स्थानीय मुद्दे आंशिक तौर पे विधानसभा के चुनाव पर भी असर जरूर डालेंगे। ठीक है, अभी के चुनाव में पार्टी का जो जिसका नेतृत्व बने, जिसका प्रभाव हो, जो पार्टी जहां जीत जाए, क्योंकि स्थानीय मुद्दे पर जाति धर्म वाली भी बहुत सारी बातें रहेंगी, वो विकास के भी बहुत सारे मुद्दे होंगे और पारस्परिक लड़ाई झगड़े, एक दूसरे का प्रेम भी उसमें दिखेगा। लेकिन जब प्रदेश के चुनाव की बात आएगी, विधानसभा का चुनाव, तो बहुत हद तक इसके असर उस पर भी रहेंगे। ठीक है, यानी उस पर भी इसका असर रहेगा। ठीक है, मैं दोबारा आता हूं। नितिन जी, आपका रुख करूंगा। क्या ये जो चुनाव है, क्या वो एक तरीके से विधानसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट है? क्योंकि कहीं ना कहीं इसका असर भी क्या विधानसभा चुनाव में होगा? नितिन जी जो पंचायत चुनाव हो रहा है, इसके जो परिणाम होंगे, क्या आपको लगता है कि उसका असर विधानसभा चुनाव में भी होगा? देखिए, निश्चित तौर पर पहले की बात बताई गई है, जो भी चुनाव होते हैं वो अपना अपना हिसाब से होते हैं, क्षेत्र वाइज होते हैं। अब ये कभी नहीं कहा जा सकता कि विधानसभा में इसका असर पड़ेगा। ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख के जो चुनाव है, बीडीसी के चुनाव है, इसका एक मिला जुला असर सा मिलता है। मिश्रित चुनाव है, मिश्रित आबादी के चुनाव है, का चुनाव है, तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका ये रहती है कि हर राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का एक बड़ा मौका होता है, और भारतीय जनता पार्टी उसमें अच्छा प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ स्तर तक मजबूत किया जा रहा है, बूथ स्तर तक बैठकें ली जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की इसमें प्रत्येक बूथ की, प्रत्येक व्यक्ति की अच्छे से टीम बनाकर काम किया जा रहा है। जी नितिन जी, ये सवाल आपसे सबसे ज्यादा अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि आप लगातार हर मंच से ये जानकारी देते आए हैं पहले भी कि हमने ये योजना चलाई जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र पर ये इसका प्रभाव पड़ेगा। तो जब आप जनता के बीच में जाएंगे तो जनता आपसे हिसाब सबसे ज्यादा पूछने वाली है कि आपने जल शक्ति मिशन की बात की थी, लेकिन पानी का पाइप अब तक आया कि नहीं आया। इसलिए देखिए, जनता जब पूछेगी, जनता को तो खुद उसके लाभ मिल चुके हैं ना। किसी न किसी व्यक्ति विशेष के परिवार में किसान की सम्मान राशि आ चुकी है, किसी न किसी परिवार में वृद्धा पेंशन आ चुकी है, किसी न किसी परिवार में उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन गैस का मुफ्त मिल चुका है, किसी न किसी परिवार में बिजली का कनेक्शन ग्रामीण विद्युतीकरण में
प्रधानमंत्री ग्रामीण विद्युतीकरण में मिल चुका है, किसी न किसी के उसमें कुछ और लाभ मिल चुका है, किसी को आयुष्मान योजना के तहत परिवार में लाभ मिल चुका है। ठीक। जो चीजें पहले सिर्फ योजनाएं कागजों में रह जाती थी, उसको प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आसमान से लेकर जमीन तक पहुंचाने। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो केंद्रीय योजनाएं थी, जो केंद्र की योजनाएं थी, उसका जो असर है वो व्यक्तिगत रूप से उसका लाभ पहुंचाने का काम भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने करके दिखाया है जमीन तक। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि जो केंद्रीय योजनाएं हैं, जो राज्य की योजनाएं हैं, वो जमीन तक पहुंची है, गांव तक पहुंची हैं। सुनील जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा निष्पक्ष तरीके से, वाकई क्या जो चुनाव होने वाला है विधानसभा चुनाव का, इसका जो असर होगा प्रभावित करेगा विधानसभा चुनाव? नहीं, देखो ये बीजेपी को समझना पड़ेगा कि केंद्र की जितनी भी योजनाएं थी, जैसे उज्ज्वला योजना की जब बात कर रहे हैं, तो क्या वो गैस कनेक्शन हुआ, क्या वो कितने प्रतिशत परिवार दोबारा उस सिलेंडर को भर पाए हैं कि नहीं भरा पाए हैं, ये थोड़ा सा जाकर के देख लें। जिनको फ्री में बिजली कनेक्शन दिए गए थे, उनके बिजली बिल इतने अधिक संख्या में आए हैं, क्या वो भर पाए हैं कि नहीं भर पाए हैं, उसको जाकर के धरातल स्तर पर देखें कि पहले आपने बिजली कनेक्शन 400 रुपए का दिया, फिर धीरे धीरे करके आप उस किस्तों में ले रहे हैं उसको कनेक्शन को। तो मीटर लगा था, मीटर पे आपने पैसे दिए, उसको धीरे धीरे करके किस्तों में ले रहे हैं। ये धरातल पर जाकर के बीजेपी को देखना होगा कि जितनी भी केंद्रीय योजनाएं हैं वो शुरू में तो ठीक कर दी आपने, लेकिन क्या वो वास्तव में चल पा रही हैं कि नहीं चल पा रही हैं। जहां तक हम लोग सर्वे कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 40-42% ऐसे परिवार हैं जिन्होंने दोबारा सिलेंडर भरा ही नहीं पाए, उनके पास पैसा ही नहीं है उनके पास। तो क्या वास्तव में उसका जो वोट बैंक में तब्दील की जो योजना बीजेपी ने बना रही है, क्या वास्तव में उसका उनको लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और दूसरी बात, उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश के वोटरों का मिजाज बड़ा अलग है। यदि आप 2007 में देखेंगे तो बसपा को पूर्ण बहुमत मिल गया, 2012 में देंगे सपा को, 2017 में बीजेपी को, और तीनों सरकारों को पूर्ण बहुमत में मिला है, तो मिक्सअप सरकार नहीं बनी है। तो उत्तर प्रदेश का वोटर बड़ा समझदार है, ये बीजेपी को समझना होगा। बार बार नितिन जी कह रहे हैं कि हमको भरपूर प्यार जनता ने दिया है और देती रहेगी। कहना है, आप क्या कहना चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है इस बार? ये नितिन जी मेरे कहने से, नितिन जी न मेरे कहने से वोट करेंगे, न मेरे कहने सरकार बनेगी, लेकिन मैं तो जो धरातल पर बात है वो कह रहा हूँ, बता रहे हो कि ऐसा हुआ है। अब सुन लीजिए नितिन जी, हमने तो जब कांग्रेस की, अरे सुन लीजिए ना नितिन जी, आप सुन लीजिए, हमने तो कांग्रेस की जब सरकार थी, कांग्रेस की सरकार को भी समझाने का प्रयास किया था, कांग्रेस न समझ पाई। अब हम तो आपको बता रहे हैं, समझो न समझो ये आपका काम है, समझोगे तो अच्छा है, नहीं समझोगे तो विपक्ष में बैठोगे। लेकिन जो जनता का मूड है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा आलोक जी कि जितनी भी प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की योजनाएं होती हैं, उनमें ग्राम प्रधान की बड़ा अहम भूमिका होती है, क्योंकि लेखपाल को लेकर के, ग्राम विकास अधिकारी को लेकर के जो लिस्ट तैयार की जाती है कि योजना का लाभार्थी कौन होगा, इस बात की बड़ा अहम भूमिका रहती है। तो जो बड़े स्तर का नहीं है, राष्ट्रीय स्तर के या प्रदेश स्तर के मुद्दे नहीं होते, लेकिन ये मुद्दे जरूर होते हैं कि आवास किसको दिलवाया गया, तमाम ऐसे वृद्धा पेंशन में मेरा नाम आया कि नहीं आया, शौचालय में मेरा बना कि नहीं बना। तो योजनाओं का लाभ, अब जिस तरीके से आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रधानों को, जिला पंचायत सदस्यों को, बीडीसी को ले लीजिए आप, लगभग आधे से ज्यादा 50% से ज्यादा समाजवादी पार्टी के लोग रहे हैं। तो क्या वो योजनाएं आपकी केंद्र सरकार की हैं, क्या वो धरातल पर पहुंच पाई है कि नहीं पहुंच पाई हैं? तो ये थोड़ा सा रिसर्च करने की आवश्यकता है। और बीजेपी को ऐसा नहीं है कि पन्ना प्रमुख बनाने से आप चुनाव जीत जाएंगे। विधानसभा लोकसभा का चुनाव अलग है, लेकिन ग्राम प्रधान का चुनाव थोड़ा सा अलग होता है। सुनील जी ने बहुत अच्छा यहाँ पर एक तरह से विश्लेषण किया। कपिश जी, आपके पास आकर हम ये समझना चाहेंगे कि क्या आप इन जैसे मुद्दों को लेकर भी जनता के बीच में जाएंगे, आप उनको समझा पाने में कामयाब हो पाएंगे क्या कि जो सरकार की योजनाएं थी उनका धरातल पर हाल क्या है, और आपके आने से आपके जो ग्राम प्रधान होंगे वो इसमें किस तरह से परिवर्तन ला सकते हैं? नहीं, इसमें कहीं दो राय नहीं कि हम बिल्कुल समझाएंगे। हम तो ये बात आपको कह रहे हैं ना कि हमने तो इससे पूर्व सरकार अपनी दी है उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसने डेवलपमेंट के इतने काम कर दिए कि आज भी ये उस शिलान्यास का पीछा काट रहे हैं। और ये एक बात मैं आपको कह रहा हूं कि देखिए, हम लोगों ने जो समाजवादी पेंशन योजना चलाई थी, जो 54 लाख महिलाओं के परिवार में जाती थी, जिसको इन्होंने बंद कर दिया, तो वो महिलाएं बताएंगी नहीं वो
और जो कन्या विद्या धन हम देते थे क्या किसी जाति और धर्म के आधार पर देते थे? वो लोग बताएंगे कि नहीं बताएंगे? जिन बच्चों तक कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि हम डिजिटल इंडिया से जुड़ पाएंगे और हम लैपटॉप के मालिक बनेंगे, उनको लैपटॉप का मालिक 25 लाख परिवारों के अंदर हम लोगों ने देने का काम किया, उनके बच्चों को देने का काम किया डिजिटल के अंदर लैपटॉप बांटा है। तो क्या हम ये नहीं बताएंगे कि हमारी सरकार ने क्या किया था? इन सरकार ने कहा क्या था कि हम लैपटॉप भी देंगे, हम स्मार्टफोन भी देंगे, 1 GB का डाटा भी देंगे, 40 रुपए किलो भी देंगे। तो जनता पूछेगी ना इनसे कि भैया कहाँ है ये सब? और दूसरी बात, जिस रोना को आप रोते हैं कि हमने इतने गरीब जनता को खाना खिला दिया, कोरोना के अंदर इतना चीजें पहुंचा दिया, अरे भैया काहे जिससे तारीफ करते हो मनमोहन सिंह के सरकार की? ये तो मनमोहन सिंह सरकार की फूड बिल थी जिसके वजह से आप मजबूर हैं और गरीब जनता तक जो है वो राशन पहुंच रहा है। तो काहे कांग्रेस की तारीफ करना चाहते हैं? आपकी कोई सुनने वाला नहीं है, ये खाली कहने वाली बात है। आपसे पूछा जाए कि आपने राइट टू एजुकेशन लाया, कहेंगे नहीं। आपने भ्रष्टाचार खोलने के लिए RTI लाई, तो कहेंगे नहीं। आपने फूड बिल लाया, कहेंगे नहीं। आपने लैंड एक्विजिशन लाया, कहेंगे नहीं। आप कौन लाए? हम ले आए केवल अडानी अंबानी के लिए 3 कानून, और जो कालाबाजारी से बचाने वाला कानून था उसको मैंने तोड़ दिया। तो गांव का किसान ही नहीं, गांव का मजदूर भी और गांव में हम जैसे लोग जो परिवार के लोग रहते हैं वो भी इन सारे मुद्दों से प्रभावित हैं। और इनकी बात जहां तक कह रहे हैं, शौचालय के अंदर जांच बैठी हुई है क्योंकि ODF हो नहीं पाया, और शौचालय के अंदर तमाम रिपोर्टिंग है। आप लोग भी अपने रिपोर्टर्स भेज करके देख लें कि अगर 10,000 शौचालय की ये बात करते हैं तो उसमें 5,000 शौचालय में नीचे पॉट नहीं लगा है, खाली आधा अधूरा दीवार बनी हुई है, किसी में पानी नहीं है, किसी में शौचालय के लिए दरवाजा नहीं है। ये तमाम कमियां जो है वो बताई जा रही हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। आप लोग गिनवा रहे थे सरकार की योजनाओं की, उसमें कमियां कपीश जी ने गिनवा दी हैं। आप अगर उन्हें जवाब देना चाहें। उसमें भी भ्रष्टाचार की जांच बैठी हुई है। ठीक है नितिन जी। जी जी, इन्होंने तो जी बोलिए नहीं, आप बताएं। आप जी, इन्होंने एक तरह से तमाम सवाल खड़े किए हैं कि जो जो योजनाएं चली केंद्र से या राज्य सरकार की तरफ से वो गांवों तक ठीक से पहुंच नहीं पाई हैं। अब एक तरह से इन्होंने प्रश्न खड़ा किया है कि जब ये जनता के बीच में जाएंगे तो ये उनको कमियों के रूप में पेश करेंगे, ना कि उपलब्धियों के रूप में। इनके पास ना तो जनता में लोग बचे हैं, ना इनके पास कार्यकर्ता बचे हैं, ना इनके पास नेता बचे हैं। अरे भैया मालूम है किसके बारे में आप कह रहे हो? आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के बात में जवाब दे रहे हैं। हमारी डबल बूथों पे कमेटी है, हिम्मत नहीं होती है योगी सरकार की कि अगर कोई घेरा डालो कार्यक्रम हम लोग घोषित कर देते हैं, घर से हमारा कार्यकर्ता गिरफ्तार किया जाता है। ये है आपकी औकात। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्या समझते हैं कि आपकी तरह रुपए और पैसों के लिए आता है, पेट्रोल और पानी पे देने पे आता है? आपको समाजवादी पार्टी की औकात नहीं मालूम है? काशी क्षेत्र के प्रधानमंत्री के क्षेत्र की 2 सीटें हरवाने का काम हम लोगों ने किया। ये रिसेंट का मामला है। कपिल जी ठीक है, बहस दूसरी तरफ जाए इससे पहले हम अपने दर्शकों को यहाँ पर कपिल जी एक सेकंड हम लोग वास्तव में प्रमुख बनाते हैं, पन्ना का प्रमुख नहीं बनाते हैं मिस्टर। और एक बात सुनिए, समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के अंदर कितने बूथों पे कार्यकर्ता हैं, कितने बूथों पे नेता हैं, वो हमें तो काहे चिंता किए हुए? सबक सिखा देंगे। काशी क्षेत्र से जनता ने, पढ़ी लिखी जनता ने प्रधानमंत्री को निकाल दिया। अपने दर्शकों को एक बार फिर से उन लोगों की हवाई बात करते हैं खाली। क्या समाजवादी पार्टी अगर प्रधानमंत्री को निकाल दिया इस प्रदेश की जनता ने, दोनों से अपील है, मुद्दे पे आइए, वापस मुद्दे पे आइए। समाजवादी पार्टी को नहीं कपिल जी बोल लीजिए पहले। अरे नितिन जी हम बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री अपनी सीट नहीं बता पाए, अपनी राज नहीं बता पाए, बनारस पर मेट्रो नहीं बना पाए, बुलेट ट्रेन नहीं चला पाए, स्मार्ट सिटी नहीं दे पाए, 15 लाख रुपए नहीं दे पाए, गंगा साफ नहीं करा पाए। क्या कर लिया आपने? केवल 20 लाख करोड़ का घोटाला, 20,000 करोड़ का घोटाला कर दिया मां गंगे के नाम पर। यही है आपकी नीति। और आपने गंगा पुत्र को शहीद कर दिया उत्तराखंड के अंदर। नितिन जी बहुत गुस्से में हैं कपिल जी आज तो।
बहुत ज्यादा गुस्से में आज के नहीं, बीच। जब ये समाजवादी पार्टी को कमतर आएंगे तो अब इन लोगों के पास गुस्से में रहने के अलावा कुछ काम भी नहीं है। ठीक है, देखिए नहीं, आप मुद्दे पे आइए वापस, नहीं तो हम भटक जाएंगे। और ये बेहद महत्वपूर्ण और गंभीर विषय हमने आज उठाया है। जो सर्वे किया है, गांव की जो बात है, जो समस्या है, वो आप तक पहुंचाइए, और जो मूड है मतदाता का, ग्रामीण का, किसान का, गरीब का, वो आप तक पहुंचाया। हम नहीं चाहते कि डिबेट इधर उधर जाए, मुद्दे पे रहिए। संदीप, क्या आपके पास मैं आऊंगा और आपसे समझूंगा कि ये जो चुनाव है पंचायत का, ये कितना प्रभावित करेगा विधानसभा चुनाव को, क्योंकि कई मुद्दे ऐसे हैं जिसपे सरकार को विपक्ष घेरता रहा है। देखिए, मैं आपको बता दूं, जितने भी चुनाव होते हैं, जब बात विधानसभा की या लोकसभा की आती है तो चुनाव के मुद्दे बिल्कुल अलग होते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये ग्राम पंचायतों का चुनाव है, मुझे लगता है ये ग्राम पंचायत का जो कैंडिडेट होगा उसके फेस वैल्यू पर ये चुनाव लड़ा जाएगा, उसकी क्रेडिबिलिटी पर ये चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि फेस टू फेस, आई टू आई कॉन्टेक्ट होता है गांव में कैंडिडेट का और जनता का। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये रहेगी, गांव की जनता को मेरे हिसाब से ये देखना चाहिए कि उनका कैंडिडेट एजुकेटेड है या नहीं। अगर गांव में 4 घर गरीब के लिए आया, क्या वो 10 घर की योजना लेके आ सकता है ब्लॉक से, जिले से या शासन से? किस तरीके से वो अपने गांव का डेवलपमेंट कर सकता है? कौन आदमी इतना समर्थ है? तो मेरे हिसाब से ऐसे ईमानदार, पढ़े लिखे और काबिल इंसान को, ग्रामीणों को वोट करना चाहिए। उसको जाति धर्म के आधार पर वोट नहीं करना चाहिए, और ऐसा कैंडिडेट गांव का भला कर सकता है, गांव का विकास कर सकता है। ठीक है, जिस तरह से आपने अपनी बात यहां पर रखी कि गांव का विकास सबसे ज्यादा अहम होता है। अजय जी, राष्ट्रीय मुद्दों पर आप बहुत अच्छा स्टैंड रखते हैं, आप उन बातों को हमेशा समय समय पर उठाते आए हैं, लेकिन जब ग्रामीण मुद्दों की बात आती है, तो जैसे सिंचाई की बात हो गई, सस्ती बिजली की बात हो गई, समय पर बुआई की बात हो गई, खाद की बात हो गई, क्या आप पंचायत चुनाव में इन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाने वाले हैं? निश्चित तौर पे ग्रामीण मुद्दों पर ही ये चुनाव होगा, और ग्रामीण मुद्दों पर ही ये चुनाव होना भी चाहिए। ग्राम स्वराज की जो अवधारणा महात्मा गांधी की थी, जिसके आधार पर ये पंचायती राज और नगर निगम का जो स्थानीय त्रिस्तरीय जो चुनाव प्रक्रिया अपनाई गई, और जिस तरह से माननीय राजीव गांधी जी ने इस गांधी जी को सपनों को साकार करने का प्रयास किया, तब से लेकर के आज तक हम लोग प्रयास करते रहे हैं कि किस तरह से गाँव की मजबूती, गाँव का विकास ही देश की मजबूती और देश के विकास का एक आधार बने, एक रास्ता बने। और उसके लिए जो भी सक्षम उपाय है वो हमारी सरकारों ने, जब हम केंद्र में या स्टेट में रहे, हम लोगों ने किया है। आगे भी हम पूरा वादा करते हैं, और एक विश्वास के साथ हम ये बात भी कहना चाहेंगे कि ग्रामीण स्तर पे जो भी आपके दर्शक देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, चूंकि ये अपने आप में एक अनोखा कार्यक्रम है, राष्ट्रीय चैनल ग्रामीण विकास के मुद्दों पर और ग्रामीण पंचायत के मुद्दों पर चर्चा का एक आयोजन किया है, तो निश्चित तौर पे ग्रामीण मुद्दों पर ही लोग वोट करें। बाकी चीजें अपनी जगह पे जरूर है, लेकिन गांव का अच्छा विकास कौन व्यक्ति करेगा, जाति धर्म और मैं कहता हूँ पार्टियों से भी ऊपर उठ करके करे, ये ज्यादा जरूरी है आज के संदर्भ में। क्योंकि गांव खूबसूरत जब तक नहीं बनेगा तब तक देश और समाज खूबसूरत नहीं बनेगा, पहली बात। दूसरी बात, गांव के विकास में राजनीति की जो एक लिमिट है वो होनी चाहिए, क्योंकि राजनीतिकरण इतना ज्यादा हो जाता है जिसके कारण जो है लोग विद्वेष की भावना में भी चुनाव के बाद आ जाते हैं। कम से कम चुनाव को चुनाव की तरह ही ले, और चुनाव को राजनीति का पारस्परिक दुश्मनी का केंद्र न बनाए, क्योंकि फ्यूचर इससे बहुत प्रभावित होता है, दुष्परिणाम भी उसके होते हैं। और ग्रामीण परिवेश में प्रदूषण फैलता है, आपसी विद्वेष का प्रदूषण, वो न फैले। और अंतिम बात, सरकार के मुद्दों पर निश्चित तौर पे, चूंकि चुनाव यदि पार्टियों के दल के आधार पर होगा, तो जो सरकार राज्य में है उसी के असफलता और सफलता पर चुनाव होगा। और राज्य सरकार भी अपनी जो प्रभाव की परिस्थितियां होती हैं चुनाव में तो जरूर दिखाएगी। फिर भी प्रयास होना चाहिए कि कितना स्वतंत्र और ईमानदार प्रयास हो। बिल्कुल, अब आपने अच्छी बात कही है। हाँ, इन धारणाओं से ऊपर उठ करके वोट करें। ठीक है, मैं अपील भी करता हूं आपके। बिल्कुल अजय, बहुत अच्छी बात की है, और इन बातों को समझना हर किसी के लिए बहुत जरूरी है। सुनील जी, ये जो चुनाव होगा, हर पार्टी की कोशिश होगी कि इसमें बेहतर परिणाम लाए जाए, क्योंकि आने वाले वक्त में 1 साल, 1.25 साल विधानसभा चुनाव को भी है, और उसे भी एक चुनाव प्रभावित कर सकता है। ऐसे में बड़ी चुनौती क्या रहने वाली है? क्योंकि विधानसभा चुनाव और जो लोकसभा चुनाव है, मुझे लगता है उनसे बड़ी चुनौती जो है प्रशासन के लिए इस चुनाव में होती है, गांव के चुनाव में।
नहीं, बिल्कुल होती है। जो आपस की रंजिश होती है, आपने देखा होगा कि ग्राम प्रधान इलेक्शन जीतने के बावजूद भी तमाम हत्याएं हो जाती हैं। तो निश्चित तौर से बिल्कुल दो राय, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से रंजिश ग्राम प्रधान के इलेक्शन में बीडीसी जिला पंचायत के सदस्य में होती है, वो सबसे भयानक वाली होती है। दूसरी बात, मैं एक और एनालिसिस करूंगा, शायद बीजेपी इसको समझे और समझने का प्रयास करेगी कि जो आक्रोश बीजेपी के कार्यकर्ताओं में है सरकार के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ, अपने विधायकों के खिलाफ, विधायकों का जो गुस्सा है वो सरकार के खिलाफ है कि उनके काम नहीं हो पा रहे हैं, उनके अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। यदि बीजेपी ने निर्णय लिया है कि हम चुनाव चिन्ह पर ग्राम प्रधान का इलेक्शन लड़ेंगे, तो कोई आक्रोश वो कहीं तब्दील ना हो जाए ग्राम प्रधान के इलेक्शन में। ये थोड़ी सी बातें निकल के आ रही है, सरकार को सबक सिखाना है, सरकार को संदेश देना है। तो इस बात की चौपालों पर जो चर्चा हो रही है, इस पे बीजेपी भी सहमत है, इस बात को बीजेपी भी रणनीति बना रही है। लेकिन कहीं इस बात को लेकर कमर कसने के जो कार्यकर्ता की नहीं सुनी जा रही है और वो संदेश देना चाहता है, वो चाहता है कि मोदी जी केंद्र में रहें, वो चाहता है कि प्रदेश में योगी जी रहें, लेकिन कार्यकर्ताओं की न सुनी जाना। एक इतिहास उत्तर प्रदेश का रहा है कि उसकी सरकार के खिलाफ 150 विधायक धरने पर बैठ जाएं, तो ये बड़ा अहम बात होती है। दूसरा, कई विधायकों ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हमसे नहीं मिलते हैं, अधिकारी हमारी नहीं सुन रहे हैं, तमाम ऐसी योजनाएं हैं, अन्य पार्टी के कार्यकर्ता और नेता काम करा ले रहे हैं, हमारे कार्य नहीं हो पा रहे हैं। तो ये जो ग्राम प्रधान का इलेक्शन है, कई जगह चर्चा हुई इस बात को लेकर के, तो ये चर्चा आ रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रत्याशियों को हराने का एक मूड कार्यकर्ताओं ने बना लिया। तो लगता है कि 2022 के इलेक्शन में बीजेपी के सामने कठिन परिस्थिति पैदा होगी। ठीक है सुनील जी, आप सब हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए।